पे देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है ना ये सब ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, पीएम और पीएमएम की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो पूछा जा रहा है कि किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है, किस टेम्परेचर पर सर। बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे। यानी पानी का आयतन जो है, पानी का आयतन न्यूनतम होता है, आयतन जो है यानी वॉल्यूम, ये क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा, लेकिन घनत्व यानी डेंसिटी ये अधिकतम रहता है। किस तापमान पर सर, बिल्कुल फास्ट बताएंगे सभी बच्चे। यानी आपको बता रहे हैं किस तापमान पर पानी का जो आयतन है वो न्यूनतम रहता है, लेकिन घनत्व जो है ये अधिकतम होता है। किस तापमान पर सर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आज वैसे हिंदी का क्लास होने वाला था, बट टेक्निकल इशू के कारण जो है वो क्लास नहीं चल पाया। ठीक है, क्योंकि सर की तरफ नेटवर्क इशू काफ़ी था, सो मैंने सोचा आप लोग का साइंस का क्लास ले लिया जाए। ठीक है, हाँ जी। तो आपको याद रखना है किस ताप पर पानी का आयतन जो है वो न्यूनतम रहेगा और घनत्व अधिकतम रहेगा, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, हाँ याद रखना है। अब देखिए कभी कभी जो है, देखिए डिग्री सेल्सियस की बात आई है ना यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछे कि सेल्सियस पैमाने पर पानी जो है कितने डिग्री पर जमता है, तो क्या जवाब दोगे। यानी सेल्सियस पर, सेल्सियस पैमाने पर पानी, सेल्सियस पैमाने पर पानी जो है सर कितने डिग्री पर जमता है। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे, कितने डिग्री पर जमता है। तो सेल्सियस पैमाने पर पानी जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। लेकिन सेल्सियस पैमाने पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, अगर यही क्वेश्चन रहे कि पैमाने पर सेल्सियस पैमाने पर पानी कितने डिग्री पर उबलता है, कितने डिग्री पर उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हाँ, तो देखो बच्चों बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है इस सीरीज को। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेगा, हम लोग बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सेल्सियस पैमाने पर पानी कितने डिग्री पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा। और कितने डिग्री पर उबलता है सर, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा। सही है, सबका सही है। चलिए विशिष्ट उष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, आपको बताना है सर यहाँ पे, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो है विशिष्ट उष्मा किसकी होती है, बर्फ की, बालू की, पानी की या लोहा की। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी को, रेनू, अंशु, प्रेमलता, सभी बच्चे बताएंगे किस पदार्थ की जो विशिष्ट उष्मा है यानी स्पेसिफिक हीट है वो सबसे अधिक होती है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी पानी। ठीक है, तो क्योंकि पानी की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो कितनी होती है, 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, याद रखना है। ठीक है सर, हाँ पानी की जो विशिष्ट उष्मा का मान होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, और इसका यूनिट भी जान लो, विशिष्ट उष्मा का यूनिट क्या होगा, तो ये होता है, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, लिखा भी हुआ है सर, ये होता है जूल पर केजी पर केल्विन। कैसे होता है ये बताइए सर, बिल्कुल बताएंगे। देखिए तो आपको एक फॉर्मूला होता है Q बराबर MC डेल्टा T, ये याद रखना है। Q क्या है, हिट है, M क्या है, मास है, C क्या है, स्पेसिफिक हिट है यानी विशिष्ट उष्मा है, डेल्टा T क्या है, तापमान है। Q क्या है, उष्मा है, M क्या है, द्रव्यमान है, C क्या है, विशिष्ट उष्मा है, डेल्टा T क्या है, तापमान है। तो यहाँ से हम C बराबर जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, C बराबर में Q अपॉन में M डेल्टा T, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो C बराबर में, अब देखो Q क्या है, उष्मा है, उष्मा का सही मात्रक जूल होता है, फिर अपॉन में मास का क्या होता है, केजी होता है, डेल्टा T का क्या होता है, तापमान का केल्विन होता है। तो यहाँ से जूल पर केजी पर केल्विन कह सकते हो, ऑफकोर्स कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी जूल पर केजी पर केल्विन आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सर मेरे पास क्लास का लिंक नहीं आया, बिल्कुल। चलिए सबका कमेंट आ रहा है, क्लास का लिंक देखिए नहीं भेजा जाता है, आपको सीधे यूट्यूब पे 8 बजे ज्वाइन करना होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है सर, प्रीवियस पेपर होगा आपके पास, तो आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, -373 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -171 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। आया हुआ क्वेश्चन है सर, आया हुआ ये क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे आप सभी बच्चे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे बिल्कुल फास्ट, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं और आज की क्लास को एकदम इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, बिल्कुल फास्ट। आया हुआ क्वेश्चन है,
इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, न्यूनतम संभव ताप यानी जिसको हम लोग परम शून्य ताप भी कहते हैं, इसको ना हम लोग परम शून्य ताप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य ताप यानी जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं सर। तो आपको बता दें, जीरो एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है उसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होता है, यानी डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, केल्विन पे क्या होता है, जान लीजिए। तो डिग्री सेल्सियस में देखिए, परम शून्य ताप का जो मान है वो डिग्री सेल्सियस पैमाने पर -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। हाँ, डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है सर, ये होता है -459, -459.67, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और केल्विन पैमाने पर क्या होता है सर, तो केल्विन पैमाने पर ही 0 केल्विन होता है। याद रहेगा आपको? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, ये क्वेश्चन पूछा था कि परम शून्य ताप का मान जो है डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, यही आया था। याद रहेगा सर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? संगीता, रूपा, प्रियंका, अंजलि, अंशु, चुनचुन, अंकिता, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो परम शून्य, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर वा, क्वेश्चन पूछेगा कि परम शून्य ताप का मान यानी जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मान डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, तो -273 हो जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना हो जाएगा, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और केल्विन पे कितना होगा, ये 0 केल्विन होगा, ठीक है ना सर। चलिए, डरना नहीं है, साइंस से डरना नहीं है, आपको A to Z यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल के माध्यम से अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, देन विश्वास रखिए मेरे पर, आपको जो भी चीज़ें दी जाएंगी सब जेन्युइन दी जाएंगी, ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है सर। ओके, ठोसों में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है, बताना है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो होता है वो किस मेथड के कारण होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण यानी जो सॉलिड वस्तु होती है उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वो किस विधि द्वारा होता है। आप सभी जानते हो ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां होती है, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। तो आपको बताना है ठोस में ऊष्मा का संचरण, तो ये होता है सर हाँ, ठोस वाली वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण जो है ये चालन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। देखिए, संवहन विधि में क्या होता है, तो विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है ना, इलेक्ट्रिक केटल में, तो किस विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत केतली में यानी इलेक्ट्रिक केटल में, विद्युत केतली में पानी जो है ये किस विधि द्वारा गर्म होता है, पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है सर, तो आपको बताना है किस विधि द्वारा गर्म होता है सर, तो ये होता है संवहन विधि द्वारा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो इंग्लिश में इसको कंडक्शन कहते हैं, चालन को कंडक्शन कहते हैं, संवहन को कन्वेक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन, और विकिरण को रेडिएशन कहते हैं सर, रेडिएशन, ठीक है। तो विद्युत केतली में पानी जो है किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो कन्वेक्शन विधि द्वारा यानी संवहन विधि द्वारा। और देखिए विकिरण विधि, इसका भी यूज जान लो। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण होता है, यानी सूर्य से पृथ्वी पर जो भी ऊष्मा आती है वो ऊष्मा के किस विधि के कारण आती है, बताओ। यानी सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण, पर ऊष्मा का संचरण ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, किस विधि द्वारा होता है सर, तो सब पढ़े होंगे, मिला होगा। तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है किस विधि द्वारा होता है, विकिरण विधि द्वारा होता है, यानी हाँ रेडिएशन मेथड द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ सर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आपको बताना है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है या नहीं होती। सर आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं उबलते हुए जल से अधिक जलन पैदा होती है या फिर भाप से जलने से अधिक जलन पैदा होगी, तो क्या आंसर करोगे आप लोग। उबलते हुए यानी कोई वाटर है, कोई पानी है, अगर बॉईल हो रहा है, ठीक है, तो उससे अधिक जलन पैदा होगी या फिर भाप से, वेपर से, भाप से, याद रखना भाप से, क्या भाप से। क्यों, क्योंकि बच्चों भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है ना, देखिए जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा है
क्या होती है सर? वो अधिक होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है। देखिए अभी ये मैं प्रश्न करवाया था कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है किस विधि के द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण या उपरोक्त तीनों विधियों से। तो जस्ट अभी मैंने बताया था सर, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। चलिए प्रकाश है, प्रकाश कौन सी तरंग है? ये भी आया था, प्रकाश कौन सी तरंग है, ध्वनि कौन सी तरंग है, सब ऑलरेडी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, या ए और सी दोनों है? ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या ए और सी दोनों? बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे। प्रकाश यानी लाइट, सर लाइट यहाँ पे क्या है? जी हाँ, क्या बात है बच्चों, ए और सी दोनों बता रहे हो ना? ए और सी यानी ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश की बात करें तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग तो होती ही है, साथ ही साथ ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। ठीक है सर, देखिए प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग तो होती ही है, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूँ ध्वनि, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है सर? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो सर ये जो है ध्वनि, ये आपकी अनुदैर्ध्य है, ये अनुदैर्ध्य है, यानी ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल। बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके या तो पीएम की परीक्षा में या फिर पीएमएम की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पीएमएम में इजी इजी पूछता है साइंस, ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न आ चुका है। देखिए अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए प्रकाश की बात आई थी ना, निर्वात में, वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको बताना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर। अगला प्रश्न है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में, किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा रहेगी? निर्वात में, पानी में, कांच में, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल फास्ट बताएंगे। आरती, डोली, प्रियंका, गुड्डी, सोनम, आर के गेमर, सभी बच्चे आंसर करेंगे जी बिल्कुल फास्ट। मधु, पापा की परी, ज्योत्सना, चलिए क्या बात है, सही जवाब आ रहा है। हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए सही जवाब हो जाएगा। ए, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है सर? तो देखिए किलोमीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 लाख। कितना हो जाएगा सर? 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, आसमानी, पीला या बैंगनी? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये किस कलर का सबसे अधिक होता है? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बच्चे, लाल बता रहे हो बच्चों। लाल नहीं होगा। नेहा कुमारी ए, प्रिया, अमीशा, पूनम, आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा वो बैगनी होगा। ठीक है, हाँ, तो बच्चों बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगर मैं पूछूं किस रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तब क्या जवाब दोगे? यानी यहाँ पे अधिक की जगह अगर कम रहता तब, यानी किस रंग के, अधिक बोलेगा तो बैगनी हो जाएगा, लेकिन बोलेगा किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होगा सर? तो ये हो जाएगा लाल का। ठीक है, तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, याद रखना है। देखिए कभी कभी तरंग धैर्य के भी बारे में पूछ लेता है कि किस रंग का तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ।
वेवलेंथ किस रंग का सबसे ज़्यादा होगा, बता सकते हो? किस रंग का तरंग दैर्ध्य, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है सर? तो ये लाल रंग का होता है। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, तो सबसे कम में क्या आ जाएगा सर? बैगनी आ जाएगा। देखो बच्चों, शुरुआत हुई है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, एक आध क्वेश्चन बेसिक दे देता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आप सभी जानते हो फिजिक्स में 8 से 9 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री में भी 8 से 9 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो है एक दो क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है, बच्चों वाला आएगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बाकी तो न्यूमेरिकल ही पूछता है। तो आप लोग वो सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा, यानी मैं जो फिजिक्स का टॉपिक वाइज क्लासेस दे रहा हूँ, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, उस सीरीज को अवश्य कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। और इसमें भी देखिए मैं 5,000 क्वेश्चन लेके आऊँगा, ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा, तो बस सब करते रहना है, ठीक है। क्योंकि बच्चों कैसे भी करके एग्ज़ाम को क्रैक करना है आपको, ठीक है। और इतना मेहनत कर रहे हो आप, मैं आपके मेहनत पे पानी नहीं फिरने दूंगा, जो भी चीज़ दूंगा जेन्युइन दूंगा, परफेक्ट दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है देखिए, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अभी तक तो हमने जाना तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता था, कम होता था, प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होता था, कम होता था। लेकिन यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तनांक पूछ रहा है, किस रंग का सबसे ज़्यादा होता है? बैगनी, लाल, पीला या आसमानी? तो बच्चों यहाँ पे जो है बैगनी सबसे अधिक होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तनांक जो है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस रंग का अपवर्तनांक, किस रंग का, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम में क्या आ जाएगा सर? सबसे कम में आपका आ जाएगा क्या? लाल आ जाएगा, लाल। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो वो लाल होगा, ठीक है, लाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं सर, इसका रीज़न क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का जो उदाहरण है वो क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना या उपरोक्त सभी। आपने देखा होगा रात में हीरे चमकते हैं, वो किसका कारण है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। या फिर रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी कांच में आई दरार का चमकना, ये सब जो है किसका, किस चीज़ की घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? वाहनों की जो हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, किस दर्पण का यूज होता है सर? अवतल, उत्तल, समतलावतल, उभय उत्तल? तो वेल डन बच्चों। हाँ, सभी बच्चे बताएंगे, चेतना, ज्योति, राखी, कुमकुम। बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे आप सभी छात्र इस प्यारे से क्वेश्चन का। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप सभी बताइए यहाँ पे वाहनों की जो हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का यूज होता है सर? तो हाँ, अवतल दर्पण का। देखो बहुत बच्चे गलत बता रहे हैं, क्या होगा? अवतल दर्पण होगा ना, अवतल दर्पण होगा सर। वाहनों की हेडलाइट में जो है, हेडलाइट में गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में ना हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वाहनों की जो हेडलाइट होती है सर, उसमें जो है अवतल दर्पण का यानी कनकेव मिरर का यूज होता है। लेकिन ऐसे पूछता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है किस दर्पण का उपयोग होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तब उत्तल आंसर होता है। काफ़ी कम बच्चे हैं आज। चलिए इसके बाद जो है वाहनों में पीछे
देखो आ गया, वही क्वेश्चन आ गया सर, वही क्वेश्चन आ गया। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग होता है? वही बात है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, या फिर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल, उत्तल, समतलावतल, साधारण। क्या आंसर होगा सर? हाँ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जी हाँ, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में? तो इसका बेसिकली रीज़न है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। क्या रीज़न है? प्रकाश का अपवर्तन है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है, सूर्य प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? यानी सूर्य से प्राप्त रंगों में जो है किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, यानी ज़्यादा होता है? लाल, नारंगी, पीला या बैंगनी? जल्दी से बताओ सभी बच्चे। चुन चुन, अंशु, टोटल, अमरदीप, सविता, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। और बच्चों वीडियो को लाइक भी कर दो, इतनी संख्या में क्लास कर रहे हो, एक लाइक भी बनता है, तो एक प्यारा सा लाइक आप सभी अवश्य कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपकी एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील मिलती है खुद को, और मज़ा आ जाता है बच्चों, है ना। हाँ, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है डी, डी सही जवाब होगा, यानी बैगनी। तो सूर्य प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो ये बैंगनी हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाएगा? लाल, नीला, हरा या इन तीनों को? तो बच्चों जो प्राथमिक रंग होता है वो किसे कहा जाता है? तो वो देखिए, प्राथमिक रंग, प्राथमिक जो रंग होता है वो आपका लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है। और इसके बाद ये तो हो गया प्राथमिक। द्वितीय रंग, सेकेंडरी कलर, ये प्राइमरी कलर हो गया, ये सेकेंडरी कलर हो गया। तो ये बताओ कौन कौन सा होता है? नारंगी, हरा, बैंगनी होता है। नारंगी, हरा, बैंगनी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर। मनुष्य के आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है किस भाग पर बनता है? मनुष्य के आँखों में जो है किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा? कॉर्निया पे, प्यूपिल पे, रेटिना पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सर इंग्लिश क्वेश्चन को भी रीड कीजिए। देखिए, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ह्यूमन आई, यानी जो ह्यूमन आई है, मनुष्य का जो आँख है, उस पर जो है आपको बताना है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो किस भाग पर बनेगा। तो सर वो रेटिना पे बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेटिना। अच्छा, मनुष्य के जो आँख पे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, बता सकते हो? रेटिना पर बनने वाला मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है या फिर काल्पनिक और सीधा होता है? बताओ। मानव आँख, मानव आँख के रेटिना पर सर, मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये बनेगा, आपको बता दें, वास्तविक और उल्टा बनता है सर। हाँ, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद जो है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? मायोपिया, मायोपिया को दूर करना होगा तो किस लेंस का उपयोग लाते हैं सर? बताओ जल्दी से। उत्तल, अवतल, समतल, बेलनाकार। हाँ, निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है। 3 प्रकार के दोष होते हैं सर। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करना हो तो सर हम लोग जो है, बताओ जल्दी से क्या होगा? हाँ, अवतल, वेल डन, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट में अवतल, निकट में अवतल। देखिए, निकट दृष्टि दोष, निकट में अवतल, और दूर में, दूर दृष्टि दोष को दूर करना हो तो इसके लिए जो है उत्तल, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, तो इसमें बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, बेलनाकार।
ठीक है सर, बेलनाकार लेंस का यूज होता है, याद रहेगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल, जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन पैरामेडिकल में आया था, जीके वाले सेक्शन में आया था। देखिए, ये सब बबुआ छाप क्वेश्चन है। कौन सा? बबुआ छाप क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन को ना जीके वाले सेक्शन में ज़्यादा डाला जाता है। आपने देखा होगा कि जीके में कभी कभी साइंस के क्वेश्चंस भी कुछ मिक्सअप रहते हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब क्वेश्चनों को ना ये सब जीके वाले में भी डाल देता है कभी कभी। कभी कभी एक बार देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा था, फिर उसके बाद 1 इंच कितना सेंटीमीटर है, ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो कभी कभार आ जाता है। ठीक है, इतना भी इजी लेके नहीं चलना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा ये सब। तो जी हाँ, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी काला। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, अर्ग या जूल। तो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है, उसका सही मात्रक क्या होता है? हम बता दें, ओम होता है सर। और प्रतिरोधकता पूछे तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता पूछेगा तो उसका ओम मीटर हो जाएगा। ओम का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर बताना है सर। सेमीकंडक्टर कौन सा होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन या ए और बी दोनों? बताओ बताओ क्या होगा? हाँ जी, सोनी, ब्यूटी, उपेश, सरिता, पापा की परी। वाह, पापा की परी भी क्लास कर रही है। ये सब छोड़ोगे नहीं, ये सब नाम से आईडी वाईडी बनाना। चलो, बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल फास्ट। सर ऐसे ही क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे, है ना? तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। तो अर्धचालक जो है ये क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी आपका सिलिकॉन भी सही है, जर्मेनियम भी सही है सर। हाँ सही है। तो देखो कौन कौन से होते हैं अर्धचालक। एक तो आपका सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम भी होता है, दोनों करेक्ट है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। आर्सेनाइड भी होता है, क्या? आर्सेनाइड, या फिर आप गैल्नियम भी बोल सकते हो, गैल्नियम, ये भी सही है। ठीक है, तो याद रखना है, ये चारों सही है सर। चारों चारों जो है अर्धचालक के रूप में आते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के भीतर रहता है, क्या रहता है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन भरी रहती है। सर मेरा भी नाम लीजिए, बिल्कुल आपका भी नाम लेंगे। तो विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? हाँ, तो ये कौन सी गैस होती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। विद्युत के फ्यूज का तार किससे बना होता है? विद्युत के जो फ्यूज का तार होता है वो किससे बना होता है? तांबे से, टीन से, तांबे एवं टीन के मिश्र धातु से, या लोहे एवं पीतल के मिश्र धातु से? बताएंगे यहाँ पे। बिजली के फ्यूज का तार जो है किससे बना होता है सर? ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देता हूँ। ठीक है, होमवर्क के रूप में देता हूँ। एक और ऑप्शन मैं इसको दे देता हूँ, यानी नॉन रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना होगा। मैं सभी बच्चों का आंसर देखूंगा। ठीक है, मैं सभी बच्चों का आंसर देखूंगा। चलिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, या निम्न एसी वोल्टेज को उस उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, या सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। यानी ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करता है, देखिए, तो ये हाई एसी वोल्टेज को निम्न एसी में भी बदल देगा, और ये निम्न से हाई में भी आ जाएगा। और अगर ये चाहेगा कि सिर्फ एसी में ही रहे, यानी अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, तो उसमें भी ये काम कर सकता है।
ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। घरों में फ्यूज जो है किस क्रम में जोड़े जाते हैं? फ्यूज तार श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, किसी भी क्रम में या किसी भी क्रम में नहीं, बताएंगे सभी बच्चे। तो घरों में जो फ्यूज होते हैं किस क्रम में जोड़े जाते हैं सर? तो ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। फ्यूज जो है ये श्रेणी क्रम में यानी सीरीज ऑर्डर में जोड़ा जाता है। समानांतर मत बोलना, समानांतर मत बोलना। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं घरों में जितने उपकरण हैं जैसे लाइट हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, ये सब किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरों में उपकरण यानी टीवी हो गया आपका, घरों में उपकरण जैसे टीवी हो गया है ना, लाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सब किस क्रम में जोड़ा जाता है सर? तो ये सब जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये सब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए वही चीज़ आ गया, घरों में पंखा बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, डीसी को एसी में, या सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त होता है, या ए और बी दोनों में? सर आपको बता दें ये जो है क्या करता है इन्वर्टर, तो ये एसी से डीसी में जाता है और डीसी से एसी में आता है सिर्फ, बस इतना याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास का फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, गुड नाइट।